identification. उसके बाद we wait for the gag to reappear. We have to put a fentanyl which is 500 mics. We have to promote what? Hello everyone, welcome back to Nosset with Jaspreet. In this video we are going to discuss about intraoperative phase and the post-operative phase in the perioperative nursing. So जब हम इंट्राऑपरेटिव नर्सिंग की बात कर रहे हैं, इंट्राऑपरेटिव फेज में क्या आता है? वंस द पेशेंट इज इनसाइड द ओटी, जितने टाइम तक उसकी सर्जरी होती है वो एवरीथिंग इज इन द इंट्राऑपरेटिव फेज. इंट्राऑपरेटिव फेज में पेशेंट का इंट्यूबेशन, पेशेंट का एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन, द कंडक्शन ऑफ सर्जरी एंड मेंटेनेंस ऑफ द एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, हर चीज़ बहुत क्रिटिकल होती है. बट व्हाट इट इज मोस्ट क्रिटिकल इज फॉलोइंग द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, जिसमें क्या आता है? साइट आइडेंटिफिकेशन, क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन, सो दैट एक करेक्ट पेशेंट की करेक्ट साइट की सर्जरी हो. एंड टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन एरर्स वी फॉलो अ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट in which we do sign in, sign out and time out. And I have already made a video on surgical safety checklist, which the link has been posted in the description box. Do watch that video to know more about the surgical safety checklist, because it is very important from examination point of view. Now our main focus in this video is going to be on the post-operative phase. अब post-operative phase में क्या होता है? Post-operative phase means the surgery has been conducted for the patient. Surgery हो गई है. Now the patient is out of the operation theatre. Primarily patient को सबसे पहले PACU unit में shift किया जाता है, which is post anesthesia care unit. After that the patient is shifted into the intensive care unit, which are the ICUs. अब post operative patient में बहुत ज़्यादा critical events we have to monitor. We have to promote what? हमारा प्राइम गोल तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में ये है कि जो उसकी सर्जरी हुई है वो प्रमोट हो, उसकी हीलिंग, उसके वुंड हीलिंग प्रमोट हो, एंड अल्टीमेटली द पेशेंट लैंड्स अप इनटू अ नॉर्मल रूटीन लाइफ. ये हमारा एक मेजर गोल होता है. बट नाउ हाउ इट इज अचीव्ड? व्हेनेवर यू रिसीव अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, प्रायोरिटाइज मेंटेनिंग अ एयरवे. यू सी अ पेशेंट, यू हैव टू मेंटेन द एयरवे ऑफ द पेशेंट. अगर पेशेंट ओटी में ही रिवर्स हो गया है, then the patient can be extubated and shifted off the ventilator. But the patient is still not reversed, still under the effect of anesthesia, reflexes return up नहीं हुए हैं, patient conscious नहीं है, the patient is shifted to the ICU in the intubated state. So you have to maintain the airway. Airway कैसे maintain किया जाता है? We have to put a bite block. एयरवे को पुट किया जाता है, इट इज इंसर्टेड इनटू द माउथ ऑफ द पेशेंट. जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज अ गिडल्स एयरवे, विच इज मेजर एयरवे विच इज बीइंग यूज्ड इन द क्लिनिकल सेटअप एट प्रेजेंट. राइट, अब इससे क्या होता है? पेशेंट फर्स्ट थिंग, अगर वो रिवर्स हो जाता है विद इन द स्पाइन ऑफ शिफ्टिंग, द पेशेंट विल नॉट बाइट द ट्यूब. पेशेंट क्या नहीं करेगा? पेशेंट ट्यूब को बाइट नहीं करेगा अगर वहाँ पे एयरवे है. पेशेंट की टंग फॉल करके एयरवे को ब्लॉक नहीं करेगी, एंड अल्टीमेटली आप ओरल सक्शन भी अच्छे से कर पाते हो इफ यू हैव इंसर्टेड अ गिडल्स एयरवे. बट गिडल्स एयरवे इंसर्ट करने से पहले यू नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड, इट हैज़ टू बी ऑफ अप्रोप्रिएट साइज. बहुत ज़्यादा बड़े साइज का लेंगे देन वी कैन कॉज म्यूकोजल इंजरी टू द पेशेंट, एंड बहुत छोटा होगा तो इट विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ इंसर्शन ऑफ द एयरवे. सो एयरवे मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पेशेंट किस मोड में शिफ्ट हुआ है, अगर वो वेंटिलेटर पे है, इट हैज़ टू बी केप्ट इन द माइंड. वी हैव टू नोट द वेंटिलेटर अलार्म्स कि कहीं प्रेशर हाई, मिनट वॉल्यूम हाई तो नहीं आ रहा है. एवरीथिंग हैज़ टू बी मॉनिटर्ड व्हेन द पेशेंट एयरवे इज बीइंग मेंटेन्ड इन द ICU. पेशेंट का एयरवे हमारी प्रायोरिटी होती है व्हेनेवर वी रिसीव द पेशेंट फ्रॉम द OT. वी हैव टू अटैच द SpO2 probe as soon as we receive the patient. We have to attach all the vital signs and critically monitor them for the initial 2-3 hours. क्योंकि any drastic change in the heart rate has to be acknowledged and taken care of. After that comes the position. कुछ सर्जरीज होती हैं जिसमें आपको फ्लैट ही रखना है पेशेंट को. सपोज पेशेंट को नीमोकेफेलस है, फ्लैट रखेंगे. पेशेंट का ICB इंक्रीज है, पेशेंट का हेड एंड नेक प्रॉप्ड अप रखेंगे. पेशेंट का TNTS हुआ है, पेशेंट का हेड 70 डिग्री एलिवेटेड रखेंगे. बट ये तो आए कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स की पोजिशंस. बट अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो पेशेंट माउथ हैज़ टू बी टर्न टुवर्ड्स वन साइड. जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज लेटरल पोजिशन. And in the subsequent images we will be showing you the semi-Fowler's position, the supine position. बट आपको मेक श्योर करना है कि अप्रोप्रिएट इंडिकेटेड पोजीशन ही पेशेंट को दी जाए. सपोज किसी की कॉक्स की सर्जरी हुई है, पेशेंट इज गिवन अ प्रोन पोजीशन.
सो अब पोजीशन से भी क्या फायदा होता है, अगर किसी पेशेंट का साइडलाइन पोजीशन है, पेशेंट को एस्पिरेशन का रिस्क बहुत कम है। अगर पेशेंट का हेड एंड एलिवेट किया है हमने इन द केस ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू डिक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। हमें नीमोकेफलस में हेड एंड को फ्लैट रखना है। दीज आर द मेजर कंसिडरेशंस यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाइल मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, क्योंकि ये भी बहुत क्रिटिकल है। देन यू हैव टू असेस द जीसीएस, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका आई रिस्पॉन्स कैसा है, वर्बल रिस्पॉन्स कैसा है, इज द पेशेंट ओबेइंग योर कमांड, एवरीथिंग हैज टू बी नोटेड एंड डॉक्यूमेंटेड ऑन रिसीविंग द पेशेंट फ्रॉम द ओटी। देन कम्स सर्जिकल साइट केयर। जब आप पेशेंट को रिसीव करते हैं, यू हैव टू मॉनिटर द सर्जिकल साइट। अब सर्जिकल साइट को क्यों मॉनिटर करना है, वी हैव टू मॉनिटर फॉर द हेल्दी स्टेटस ऑफ अ सर्जिकल साइट। कहीं वहाँ से बहुत ज़्यादा सैंग्विनस ड्रेनेज तो नहीं हो रहा है, right? There is some bleeding from the wound. Is there is some dehiscence or evisceration of the wound? Everything has to be noted, right? After that, जो surgical surgeries के बाद कुछ drains attach किए जाते हैं। In the image shown on the screen, हमने वहाँ पे Penrose drain दिखाया है। After that, the Romovac drain, जो न्यूरोलॉजी पेशेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा उनमें न्यूरोसर्जरी के पेशेंट्स में Romovac drain ही दिखा जाता है, राइट? अब ड्रेन में वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्या उस ड्रेन को पॉजिटिव प्रेशर में रखना है कि नेगेटिव प्रेशर में रखना है। इट इज टू बी नोटेड एंड सीन फ्रॉम द पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर्स। आफ्टर दैट यू हैव टू मेंटेन द एनपीओ स्टेटस। ओटी से आते ही हम पेशेंट को ओरली नहीं देते हैं, रीजन बीइंग इम्पेयर्ड रिफ्लेक्सेस। पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया था जिसकी वजह से उसके रिफ्लेक्सेस इम्पेयर्ड है। वी हैव टू नोट कि क्या वो रिफ्लेक्सेस रीअपियर हो गए हैं पोस्ट operatively, like cuffing reflex, gag reflex, they have to be returned before we start like the patient orally. So we have to maintain nil by mouth status. तो अगर हम nil by mouth status maintain कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम पेशेंट का आरबीएस के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देंगे। Now it is also very critical, अगर किसी पेशेंट का सोडियम बहुत ज़्यादा है, we will avoid sodium containing fluids, and अगर किसी का सोडियम कम है, we will try to administer sodium. सिमिलरली अगर किसी का बहुत ही हाई आरबीएस है, वी विल नॉट एडमिनिस्टर डेक्सट्रोज टू दैट पेशेंट, बट अगर आरबीएस लो है देन वी हैव टू इंक्लूड द फ्लूइड विच इज डेक्सट्रोज कंटेनिंग। सो आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी फ्लूइड पेशेंट को अटैच नहीं कर सकते हो, इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। उसके बाद वी वेट फॉर द गैग टू रीअपियर। गैग एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो आपको एयरवे एक्सपिरेशन से प्रिवेंट करता है, राइट? गैग रिफ्लेक्स, जिसमें आप पोस्टीरियर फेरिंक्स को स्टिमुलेट करते हैं टू चेक फॉर द गैग। आफ्टर दैट वी वेट फॉर द पेरिस्टाल्सिस टू रिटर्न। पेरिस्टाल्सिस रिटर्न होने का वेट क्यों करना है? क्योंकि इंट्राऑपरेटिवली पेशेंट को हमने दिया था एनेस्थीसिया, जिसकी वजह से उसकी बॉवल मूवमेंट्स क्या हो गई, स्टॉप, एंड इट विल टेक सम टाइम टू रिटर्न। सो वी हैव टू वेट फॉर द बॉवल साउंड टू रिटर्न, वी हैव टू वेट फॉर द पेशेंट टू पास आउट सम फ्लेटस, सो दैट हम मेक श्योर कर सकें कि पेशेंट को पैरालिटिक इलियस तो नहीं हो गया है। जैसे बहुत सारे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में देखा जाता है कि पोस्ट ऑपरेटिवली दे आर कॉन्स्टिपेटेड, रीजन बीइंग पैरालिटिक इलियस, देयर वाज नो रीगेनिंग ऑफ द मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन्स, सो दिस इज कॉल्ड एज पैरालिटिक इलियस। The bowel movements are not reaching the distal most part of the intestine. It is very critical event, so we have to observe for the gag reflex. We have to observe for the peristalsis to return before you start anything oral to the patient. अब हमें कैसे पता चलेगा किसी पेशेंट को पैरालिटिक इलियस है? How we will know that? A patient will have a unresolving abdominal distension. पेशेंट को abdominal distension होगी, vomiting होगी, the patient will be constipated. These are the symptoms of paralytic ileus. They are very critical symptoms and must never be ignored. अगर पेशेंट को irritational vomiting हो रही है, अगर वो न्यूरोसर्जरी का पेशेंट है तो that might be a sign of increased ICP, but we cannot ignore this complication as well. ठीक है? irretractable vomiting, abdominal distension, inability to pass stool must never be ignored in the post-operative patients. Moving on to the next. उसके बाद क्या आता है? यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग। अब पेशेंट का हमें आउटपुट भी तो मॉनिटर करना है, हम उसको इंटेक दे रहे हैं, बट आर वी मॉनिटरिंग द आउटपुट ऑफ द पेशेंट? नाउ व्हाई इज इट क्रिटिकल? For our kidneys to function optimally, our kidneys should maintain like at least 30 ml per hour यूरिन आउटपुट आना चाहिए।
or it depends upon the weight of the patient as well, as I've explained in my one of the videos. But यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग बहुत ही क्रिटिकल है. किन पेशेंट्स में? अगर कोई पेशेंट सपोज किडनी पेशेंट है, पिट्यूटरी पेशेंट है, डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, DI में है पेशेंट, हमें कैसे पता चलेगा? जब हम पेशेंट का आउटपुट मॉनिटरिंग करेंगे. आउटपुट मॉनिटरिंग के साथ साथ देयर इज वन मोर क्रिटिकल एस्पेक्ट, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट हैज टू बी मॉनिटर्ड. स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी मॉनिटर करना होता है. अगर किसी का सोडियम बहुत ज्यादा है तो ग्रेविटी अल्टीमेटली बहुत लो होती है, तो हम मान के चलते हैं कि पेशेंट DI में है. हमें कैसे पता चलेगा पोस्ट ऑपरेटिवली? व्हेन वी विल मॉनिटर द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड यूरिन आउटपुट ऑफ द पेशेंट. सो दिस इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो वी मस्ट नेवर इग्नोर. अगर रीनल शटडाउन हो गया तो 30 ml से भी बहुत कम आउटपुट आएगा, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट की सर्जरी हुई है, वी हैव टू मैनेज द पेन ऑफ द पेशेंट. स्पेशली जो स्पाइनल केसेस होते हैं, दे आर वेरी पेनफुल. सो पेन मैनेजमेंट मल्टीपल तरीके से किया जाता है. आप इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव में ओरल मेडिकेशंस दे आर नॉट गिवन, सो वी आर गोइंग टू गिव देम द IV एनाल्जेसिक्स, वन थिंग. बट एक और कंसेप्ट आता है विच इज PCA. व्हाट इज PCA? PCA स्टैंड्स फॉर द पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया. फॉर एग्जाम्पल, इसमें जैसे हमने ड्रग ली फैंटानिल विच इज 500 माइक्स इन 10 ml, इसको हम डाइल्यूट कर लेते हैं इन 40 ml NS. अपॉन डाइल्यूशन एक 50 ml बन गई हमारे पास पूरी क्वांटिटी, उसको PCA पंप में अटैच कर दिया जाता है एंड एक ऑप्टिमम डोज सेट कर दी जाती है. पेशेंट को हम PCA दे देते हैं दैट व्हेनेवर यू फील अ like uncontrollable pain, you press this once. And we have to inform the patient कि जब भी आप PCA का पंप प्रेस करें, आपको हमें इन्फॉर्म करना है that you have pressed it once and we have to document. And फिर होल डे में कितना PCA पेशेंट ने यूज किया, it is to be noted. अगर पेशेंट ने PCA के प्रेसेस बहुत ज़्यादा किए हैं, that means the patient is in chronic pain. पेशेंट टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है पेन को, so it is to be noted, right? उसके बाद हमारे पास आता है PCA पंप की बेनिफिट्स. PCA पंप क्या होता है? पेशेंट का सेल्फ कंट्रोल एनाल्जेसिया होता है. पेशेंट को पेन हुआ, वो हमें नहीं बताएगा, पेशेंट प्रेस करेगा, प्रेस करने के बाद हमें बताएगा कि यस मुझे पेन था एंड आई हैव प्रेस्ड इट वंस. तो एक ऑप्टिमम डोज पेशेंट की एडमिनिस्टर हो जाती है. किसी को पर प्रेस 5 माइक्स दिया जाता है, पर प्रेस 10 माइक्स दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड वेट ऑफ द पेशेंट. एंड फैंटानिल, क्योंकि जो फैंटानिल की डोज होती है वो वेट ऑफ द पेशेंट पे डिपेंड करती है. सो दीज आर द वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स. आपको पेशेंट रिसीव करने से लेके फिर उसको लास्ट में एम्बुलेट कराना है. अब पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट को नेक्स्ट डे ओरली स्टार्ट हो गया है, पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, पेशेंट के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रिटर्न हो चुके हैं, देन वी हैव टू एम्बुलेट. एम्बुलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर एम्बुलेट नहीं करेंगे, एटेलेक्टिसिस होगा, लंग प्रॉब्लम्स होंगी, अल्टीमेटली पेशेंट DVT में लैंड अप कर जाएगा. सो एम्बुलेशन इज ऑल्सो अ वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग. I hope this video was informational for you. Do subscribe for more. Thank you.